नमस्कार साथियों, हम देखेंगे आज कक्षा 9वीं के गणित का पहला प्रश्नावली पहले अध्याय का। तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पहला प्रश्नावली का प्रश्न। तो यहाँ जो सबसे पहले प्रश्नावली है 1.1, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारती कृष्ण तीर्थ। तो ये जो है ये लेखक हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है, लेखक है और ये उनकी रचनाएं। मतलब भारती कृष्ण तीर्थ ने किस चीज़ की रचना की, तो हम जानते हैं कि भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये आपका जो पहला पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ वैदिक गणित में। इसके बाद वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत की रचना की थी। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। फिर ब्रह्मगुप्त नाम से स्पष्ट है, इसको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ब्रह्म यहाँ भी है, ब्रह्म यहाँ भी है, तो सीधी सी बात है कि ये ब्रह्मगुप्त हो गया। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। भास्कराचार्य की जो रचना है वो क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। और जो पांचवा है यहाँ आर्यभट्ट, स्पष्ट दिख रहा है आर्यभट्ट है, तो यहाँ आर्यभट्टीय दिख रहा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, भारती कृष्ण तीर्थ को डैश करना है और डैश करके यहाँ लिखना रहेगा वैदिक गणित। वराहमिहिर के सामने लिखना पड़ेगा पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का लिखेंगे आप ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तीसरे पॉइंट में। फिर भास्कराचार्य के सामने आप लिखेंगे सिद्धांत शिरोमणि और आर्यभट्ट के सामने लिखेंगे आर्यभट्टीय। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न जो है क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको याद है आकार तथा शून्य के लिए ख लिख कर के ऊपर बिंदी खम शब्द का प्रयोग होता था। फिर तल्लक्षणा शब्द 10 की घात 53, तल्लक्षण शब्द जो है 10 की घात 53 संख्या हेतु होता था। फिर तीसरा है वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट। देखो यहाँ पर ये जो आर्यभट्ट है यहाँ आ जाएगा आर्यभट्ट, और गणितज्ञ ने अपने, अब इन्होंने आर्यभट्ट ने कौन सी रचना की थी, आर्यभट्टीय, तो यहाँ आ जाएगा आर्यभट्टीय। वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया था। इसमें उन्होंने वर्णांक पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा, खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा बीज गणित। जो बीज गणित होता है उसे ही अव्यक्त गणित भी बोला जाता है। बीज गणित, बीज गणित को ही क्या बोलेंगे, अव्यक्त गणित कहेंगे। इसके बाद वैदिक गणित ग्रंथ में या वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं। अब आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है। अभी के एग्जाम में आया था 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं। अब यह है प्रश्न क्रमांक 3, तो ये थोड़ा सा लिखने वाला हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3, आधुनिक संख्या प्रणाली क्या होता है, आइए देखते हैं। ये जो आधुनिक प्रणाली दिया गया है यही आधुनिक संख्या प्रणाली है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात 2री शताब्दी तक के अभिलेखों में खरोस्थी अंक पाए जाते हैं। कौन से अंक, खरोस्थी अंक पाए जाते हैं। ब्राह्मी अंकों में 10 के अतिरिक्त 100 तक इसके गुणक तथा 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं। 100 तक के इसके गुणक और 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं। यजुर्वेद संहिता, रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर के 10 की घात 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ है न्यूनतम, जिसको 10 की घात 11 नाम दिया गया है। उत्संग, जिसको 10 की घात 21 नाम दिया गया है। हेतुहीलम, जिसे 10 की घात 31 नाम दिया गया है। नित्रवाद्यम, जिसको 10 की घात 41 नाम दिया गया है। और लास्ट है तल्लक्षणा, जो कि आपका खाली स्थान में था, तल्लक्षणा 10 की घात
तिरपन के लिए प्रयुक्त होता था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं शून्य के आविष्कार पर क्या प्रकाश है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर लिखा है शून्य का आविष्कार। तो शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय क्रमांक 40 के मंत्र नंबर 17 इस ऋचा में खम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो खम शब्द का वो तात्पर्य क्या है, आकाश और शून्य भी होता है। ज्योतिषादि ग्रंथों में खम को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत्समद ने किया था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है बक्साली पांडुलिपि जो कि 300 से 400 ईस्वी में था पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर जी.बी. हालस्टेड ने कहा है, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए और शक्ति के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। तो ये हो जाएगा शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वर्णांक पद्धति, वर्ण को अंकों में लिखना ही वर्णांक पद्धति है। वर्णांक पद्धति को ही कूटांक पद्धति भी कहा जाता है। और हमने कहा किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब किसी संख्या मतलब अंकों को किसी अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कूटांक या वर्णांक कहते हैं। प्राचीन गणितज्ञों ने इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने में किया था। प्राचीन काल में कूटांक पद्धतियाँ प्रचलित थी जिनका प्रयोग ज्योतिषादि ग्रंथों में किया गया है। अब इसी के अंतर्गत है वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली। तो वर्णों को अंक को वर्णों के रूप में लिखा जाता था, अंकों को शब्द के रूप में लिखा जाता था और अंकों को व्यंजन के रूप में लिखा जाता था। तो ये तीनों प्रणाली जो है प्रचलित रही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बौधायन प्रमेय क्या है। एकदम सिंपल है, बौधायन प्रमेय क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बौधायन प्रमेय, तो ये क्या होता है, दीर्घ चतुरस्रस्य अच्छण्या रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् पृथग्भूते कुरुतः तत् उभयं करोति इति क्षेत्र ज्ञानम। ये है बौधायन का प्रमेय। इसी को बौधायन सूत्र भी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए क्या लिखा है, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। किसके, एक आयत यदि हम ले ले तो उसके विकर्ण पर बने, यदि यहाँ पर हम ले ले एक आयत इस प्रकार का, तो इस आयत के ये क्या कहलाएगा, विकर्ण। इस आयत के इस विकर्ण पर बने, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर ये क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं, अब आयत की और कौन कौन सी दो भुजा है, एक ये है और दूसरी ये है, दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के या योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण, जो आयत का विकर्ण है वो आयत को क्या करता है, दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ये आपका क्या है, कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाओं मतलब
लंब और आधार के वर्गों के, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हो। यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ 16 है, यहाँ 9 है। 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। और यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 पंची 25। तो इन दोनों का योग 25 हो रहा है, जो कि इसके बराबर ही है। तो यही लिखा है कि एक आयत के या समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह है आपका पाइथागोरस का प्रमेय, या इसी को बौधायन प्रमेय कहते हैं, या यही बौधायन सुलभ सूत्र कहलाता है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। आपको पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखना है। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था पाई के मान के संबंध में, आइए देखते हैं। आर्यभट्ट जो कि 476 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच रहे, ये ऐसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात, परिधि मतलब ये यदि एक सर्कल है तो ये जो सर्कल नुमा भाग है, यही सर्कल नुमा भाग क्या कहलाता है, परिधि। और यदि ये केंद्र हो तो परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की ये जो दूरी है जो केंद्र से होकर जाता है, इसको जिसको हम व्यास कहते हैं। तो इन्होंने जो आर्यभट्ट थे वो ऐसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने इस परिधि और इस व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान निकाला था। और इसको निकालने के लिए उन्होंने जिस सूत्र का या जिस श्लोक का यूज किया वो यहाँ पर बताया गया है। चतुर्धिकम मष्टगुणम द्वाषष्टिस्ततः शस्त्राणाम यतु अयुत द्वय विश्व विस्कंभस्य आसन्नो वृत्त परिपाह। तो इसमें 100 में 4 जोड़कर यदि हम क्या कर दें, देखिए जैसा लिखा है 100 में 4 जोड़कर, मतलब 100 प्लस 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें। तो इसका गुणा कर देना है किससे, 8 से गुणा करें और उसमें 62,000 जोड़ें। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा। तो ये जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा। अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि, 20,000 व्यास के वृत्त की जो परिधि होगी, जब इनको गुणा करेंगे तो 100 प्लस 4 मतलब 104, 104 को 8 से गुणा करेंगे तो 104 अट्ठे हो जाएगा 832। तो ये 832 मिलकर के आपका कितना हो जाएगा, 62,832 होगा, जिसको यहाँ बताया गया है व्यास के वृत्त की परिधि। 20,000 व्यास के वृत्त की जो परिधि होगी वो कितना हो जाएगा, 62,832 होगी। इसी को ही यहाँ पर लिखा गया है पाई मतलब परिधि बटे व्यास। तो परिधि कितना हुआ, इतना हुआ 62,832 और व्यास कितना हुआ 20,000। तो पाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 62,832 बटे 20,000। और जब इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने पर आंसर जो आता है, पाई का जो मान आपको मिलेगा वो होगा 3.1416, जो कि दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है। तो ये केवल अभी 4 स्थानों तक ही निकाला के बताया गया है, लेकिन इसके कई अलग अलग माप होंगे। तो ये हो जाएगा आपका पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट का योगदान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, जो कि लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। यहाँ क्या है, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैदिक गणित ग्रंथ के रचनाकार, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पर वैदिक गणित इस ग्रंथ के जो रचनाकार है वो कौन है, भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं। अब भारती कृष्ण तीर्थ
जी के बारे में या उन्होंने ये जो वैदिक गणित नामक ग्रंथ लिखा है उसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है, तो संक्षिप्त परिचय में आप इस अध्याय के बारे में लिख सकते हो। आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो वैदिक गणित आप आगे पूरा जितना भी जानते हो उनमें से कुछ भी अंश लिख सकते हो, या इसका कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो। ये सभी वैदिक गणित के अंतर्गत ही आएगा। तो ये आज का हमारा जो पहला प्रश्नावली है ये समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। यदि ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन आंसर समझ में आया, आप खाली स्थान और सही संबंध समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।